हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी, एसएसटी टीचर। जैसे कि अपने लास्ट डे स्टार्ट किया था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर 4 एसएसटी सिविक्स के अंदर, उसमें अपन ने जेंडर एंड पॉलिटिक्स से वाला जो टॉपिक था उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि जेंडर को किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, और उसमें अपन ने पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न के बारे में भी पढ़ा कि किस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं उनको घर तक ही सीमित रखा जाता है, घर के काम है, पुरुष जो बाहर के काम करेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा उसके अंदर। साथ ही साथ अपन ने और भी कुछ एस्पेक्ट पढ़े कि भाई आधी आबादी महिलाओं की है, उसके बावजूद भी उनके साथ भेदभाव होता है, तो महिलाओं ने आवाज़ उठाई ताकि उनको उनके अधिकार मिल सके, और उन्होंने जो आवाज़ उठाई तो उसका उनको क्या हुआ, फ़ायदा भी हुआ। तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट जो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड, ये वाला टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें पहले, इन आवर कंट्री वोमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। जैसा हम सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद ऐसी बात नहीं है महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं आज भी बहुत पीछे हैं। जैसे अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, जैसे स्वीडन हो गया, स्वीडन के अलावा नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, वहाँ पर महिलाओं को बहुत छूट दी जाती है, आज़ादी दी जाती है ना, पब्लिक लाइफ में बहुत प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन हमारे देश में देखने में आता है कि इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी आज भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत क्या हैं, पीछे हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है? ओवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड पैट्रियोटिकल सोसाइटी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि आज भी हमारे देश का जो समाज है वो समाज पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान का मतलब ये हो गया कि पुरुष प्रधान है, यानी पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे पैट्रियोटिकल का मतलब ये होता है कि किसी भी परिवार के अंदर फादर जो होता है वो प्रमुख होता है। फादर प्रमुख होने का मतलब ये है कि पुरुष जो है उसको ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है, किसकी तुलना में? माँ की तुलना में। उदाहरण ले लेते हैं अपन एक छोटा सा, जैसे कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं घर के अंदर, तो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो अधिकतर सारे के सारे फंक्शन का जो भी कंट्रोल होता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सारा किसके हाथों में होता है? पुरुष के हाथों में। बहुत कम जो है वो अपने घर की महिलाएं, जैसे अपनी मदर है, सिस्टर, उनसे बहुत कम उसके बारे में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रमुख होता है घर का, जो कि एक पुरुष होता है, उसी के द्वारा वो सारा का सारा क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी हमारे देश की महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे मेन कारण वो ये है कि हमारा जो समाज है वो क्या है? पैट्रियोटिकल सोसाइटी है, यानी कि पितृ प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है। अगला पॉइंट कि हमारे देश के अंदर जो वोमेन है, महिलाएं जो वोमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। यही वजह है कि हमारे देश के अंदर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव होता है, और उनका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है? दमन भी किया जाता है, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा महिलाओं को डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और ऑपरेशन यानी दमन फेस करना पड़ता है? पहला, इसका पहला जो रीजन है, द लिटरेसी रेट अमोंग वोमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76 अमोंग मैन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अपन लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, अपन पता करें ना किस किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर में साफ साफ देखने में आता है कि महिलाओं का साक्षरता दर केवल 54% है, और पुरुषों का साक्षरता दर है 76 यानी 76%। तो कंपेयर करें तो केवल हमारे देश के अंदर 100 में से 54 महिलाएं साक्षर होती हैं, जबकि पुरुषों के अंदर 100 में से 76 पुरुष ऐसे होते हैं जो साक्षर होते हैं। तो अगर ये कंपैरिजन करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के अंदर लड़के होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और लड़कियाँ होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और प्राय देखने में आता है कि लड़कियों का रिजल्ट हमेशा बढ़िया ही होता है और बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और कभी अगर मान लो किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं तो घर वाले क्या करते हैं? उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं, यानी उसको उच्च शिक्षा के लिए ना तो कहीं भेज सकते हैं
और भेजते हैं और ना ही उसको पढ़ने के लिए कहते हैं, बल्कि उसकी तुरंत क्या कर देते हैं, पढ़ाई छुटा देते हैं। लेकिन यही बात जब लड़के के साथ होती है तो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आजकल मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके पास जो रिसोर्स होते हैं वो अपने बेटे के ऊपर उनको स्पेंड करने में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि इक्वली बेटे और बेटी पर उसको स्पेंड करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं अपन, जेंडर डिवीज़न देख रहे हैं कि जो लड़का है उसको तो प्राथमिकता दी जा रही है और जो लड़की है उसको इतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो पहला पॉइंट ये है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। दूसरा, द प्रोपोर्शन ऑफ वोमेन अमोंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब स्टिल वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन अनुपात की बात करें किसमें, जो हाईली पेड जॉब होते हैं उसमें और जो वैल्यूड जॉब्स होते हैं उनमें, यानी ऐसे जॉब जहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और ऐसे जॉब जिसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, वैल्यू होती है। तो प्राय देखने में क्या आता है कि इस प्रकार के जो जॉब्स होते हैं वो बहुत कम संख्या में महिलाओं को प्रोवाइड किए जाते हैं। ज़्यादातर वो किनको प्रोवाइड किए जाते हैं, पुरुषों को। आप देख लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आप देखोगे तो जो सबसे प्रमुख जो पद होंगे वो किनके होंगे, मतलब उन पर अधिकतर कौन आसीन होंगे, पुरुष ही होंगे। बहुत कम ऐसे आपको ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी मिलेंगी जहाँ पर कोई महिला हाईली पेड जॉब पर आपको क्या मिलेगी, पोजीशन पे मिलेगी। तो ये भी साफ साफ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किनके साथ, महिलाओं के साथ। तीसरा, द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। 1976 के अंदर एक अधिनियम बनाया गया जिसको क्या कहा जाता है, समान मजदूरी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या निश्चित किया गया कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो एक समान बराबर काम करते हैं तो उसके लिए उनको जो मजदूरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब अधिनियम तो बना दिया गया, लेकिन अधिनियम बनाने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है। महिलाओं को उतना वेजेस नहीं मिलता है जितना कि इनको वेजेस मिलता है पुरुषों को। जैसे उदाहरण ले लेते हैं अपन इसका, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें स्पोर्ट्स हो गया, सिनेमा देख लो, जैसे और भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें, जैसे क्रिकेट टीम होती है वो महिलाओं की भी होती है, पुरुषों की भी होती है। वही 50-50 ओवर महिलाओं को खेलने पड़ते हैं, पुरुषों को भी खेलने पड़ते हैं। वही 20-20 का होता है तो 20-20 ओवर, यानी दोनों बराबर मेहनत करते हैं। लेकिन जब पुरस्कार की बात आती है तो देखने में आता है कि पुरुषों को पैसे के रूप में ज़्यादा पुरस्कार मिलता है और महिलाओं को बहुत कम मिलता है। ऐसे अगर हम सिनेमा का एग्जाम्पल देखें तो सिनेमा में अपन देखते हैं कि हीरो और हीरोइन दोनों बराबर का मेहनत करते हैं वहाँ पर पिक्चर बनाने में, यानी मूवी को सफल बनाने के अंदर। लेकिन देखने में क्या आता है कि जो मेल एक्टर होता है उसको तो बहुत ज़्यादा मेहनताना मिलता है और जो फीमेल एक्ट्रेस होती है उसको बहुत कम मेहनताना मिलता है। अगर अपन एग्जाम्पल लें तो जो मेल एक्टर होता है उसको मुख्यतः 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ एक मूवी के मिलते हैं, जबकि कोई फीमेल एक्ट्रेस जो होती है उसको बड़ी मुश्किल से, जो बहुत बेस्ट एक्ट्रेस होती है उसको 5 या 6 करोड़ रुपये या 10 करोड़ तक मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि अलग अलग एरियाज़ में महिलाओं को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। यानी समान मजदूरी अधिनियम बनाने के बावजूद भी यानी उनको समान काम के लिए समान पैसा नहीं मिलता है। तो ये भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही है। अगला, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न। जैसे मैंने कहा कि हमारा समाज जो है वो पितृ प्रधान समाज है, पैट्रियोटल सोसाइटी है। पितृ प्रधान समाज का मतलब पुरुष को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो वो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर माता पिता जो है वो बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं, किसकी तुलना में, लड़कियों की तुलना में। यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। और जब उनको पता, जैसे अब तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस टेक्नोलॉजी के आधार पर गर्भ में पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो जब उनको पता चलता है कि भाई गर्भ के अंदर लड़की है तो वो नए नए तरीके अपनाने का कोशिश करते हैं कि उसको गर्भ के अंदर ही क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, यानी उसका गर्भपात कराने की कोशिश की जाती है, जिसको अपन सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन भी बोलते हैं, यानी लिंग के चयन के अनुसार गर्भपात करवाना। कहने का मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि लड़का जो है उसको प्रायोरिटी मिल रही है और लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। तो इस वजह से जब पता चलता है कि भाई पेट के अंदर लड़की है तो उसको पेट में ही क्या करवाया जाता है, मरवा दिया जाता है।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। जैसे एक बार मेरी बेटी के पैदा होने का समय की बात है, मैं हॉस्पिटल के अंदर मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, उस वहाँ पर लेके गए और एक पहले से डिलीवरी होने वाली थी। तो वहाँ पर डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद वो नर्स बाहर आई, उसकी दादी बाहर बैठी हुई थी। तो जिसकी डिलीवरी हुई थी उसके पहले से ही 2 लड़कियाँ थीं। बाहर आई तो जब उसने उसकी दादी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, मजाक में ये कह दिया था कि दादी इसके तो लड़की हुई है, मजिद लड़की हुई है। तो ऐसे कहते हो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पहले ऐसे कहने लगी, पहले से 2 लड़कियां थी, एक और हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि समाज की संकीर्णता ऐसी हो गई है। तो वो लड़की को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं? लड़के को प्रायोरिटी देते हैं। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही है। और इसी वजह से अपन देखते हैं कि सेक्स रेशो बहुत कम होता जा रहा है। यानी अपने एवरेज सेक्स रेशो देखा जाए कंट्री का तो 917 है। यानी सेक्स रेशो जो है, अगर अपन सेक्स रेशो की बात करें इंडिया की, तो एवरेज 970 है, यानी 917, यानी 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां हैं। और अगर अलग अलग स्टेट में देखा है तो आपको देखने को मिला है कई कई स्टेट में तो ये रेशो 800 से भी नीचे चला गया है, यानी 750, 800, 850, यानी 1000 लड़कों पर इतनी लड़कियों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। किस वजह से हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जेंडर डिवीजन अपन देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक और, there are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women। इसका मतलब क्या हुआ कि रोज़ रोज़, चाहे समाचार में देख लो, आसपास समाज में, पड़ोस में अपन देखते हैं कि रोज़ रोज़ नई मतलब महिलाओं के साथ उनको प्रताड़ित करने की, उनका शोषण करने का और उनके खिलाफ हिंसा करने की रोज़ रोज़ खबरें सुनने को मिलती हैं। यानी रोज़ की रोज़ ऐसा कैसा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा कि कई महिलाओं के साथ ऐसा गलत किया जा रहा है। ऐसा ही अगर अपन अर्बन एरियाज़ की बात करें तो शहरी क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सबसे असुरक्षित स्थान जो अर्बन एरियाज़ हैं, बाहर की तो बहुत दूर की बात है, अपने घर के अंदर ही महिलाएं क्या नहीं होती हैं, सुरक्षित नहीं होती हैं। उनको हरास किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। इसके अलावा उनको डोमेस्टिक वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है, यानी घरेलू हिंसा का भी उनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ये अपन ने पढ़ा कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके द्वारा महिलाओं को डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और ऑपरेशन फेस करना पड़ता है। इसमें अपन ने लिटरेसी रेट एग्जाम्पल पढ़ा, लिटरेसी रेट, उसके बाद अपन ने हाईली पेड जॉब का एग्जाम्पल पढ़ा, फिर अपन ने इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने ये पढ़ा सेक्स रेशो के आधार पर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के बारे में पढ़ा, और अपन ने इसके बाद पढ़ा कि किस तरह से महिलाओं को अलग अलग तरह से हरास किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनके खिलाफ क्या की जाती है, हिंसा की जाती है। तो ये अपना जेंडर एंड पॉलिटिक्स पार्ट 2। तो इस तरह से अपना जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक पोर्शन लगभग इसका क्या हो गया है, पूरा हो गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भली बातें समझ में आ गया होगा। केयरफुली वॉच दिस वीडियो एंड अगेन एंड noted down all the notes according to these points in your notebook. Thank you so much.